बुद्ध पूर्णिमा है आज और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित किया। बड़े कार्यक्रम का एक तो सरकारी स्तर पर यह आयोजन किया गया जिसमें 31 देशों के प्रतिनिधि आए, लेकिन इसका मकसद सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा मनाना ही नहीं है, बड़ा मकसद है इसके पीछे प्रधानमंत्री का। क्यों भाए हैं पीएम मोदी को बुद्ध, देखिए। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मोदी आज भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचे। मौका भी बेहद खास था और कार्यक्रम इतना बड़ा कि इसमें शामिल होने के लिए 31 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बौद्ध धर्म के मानने वालों से भरा था दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम और मौका था बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह का। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार ने गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की अगुवाई में बाकायदा आयोजन समिति का गठन किया था। लेकिन जिन लोगों ने 21वीं सदी एशिया की सदी की कल्पना की है, शायद उन्होंने एक पहलू की ओर नहीं देखा होगा। बुद्ध के बिना कभी एशिया की सदी 21वीं सदी नहीं। यह मौका इसलिए खास माना गया कि अब तक सिर्फ 2 बार सरकारी स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 2500वीं बुद्ध जयंती के मौके पर बोधगया में बड़े सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसके बाद कुशीनगर में 2007 में भगवान बुद्ध के 2550वें महानिर्वाण दिवस के मौके पर ऐसे सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 8 साल बाद अब मोदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आ गए हैं, तो क्यों? आखिर मोदी सरकार का इतने बड़े स्तर पर बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम के आयोजन का मकसद क्या है और मोदी अपनी जड़ों का नाता बुद्ध से जोड़कर क्यों पेश कर रहे हैं? भारत के दूर सुदूर पश्चिम क्षेत्र में मेरे गांव बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्टल था और हजारों की तादाद में बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा का वहां काम होता था। मोदी ने अपने जन्म स्थान से बौद्ध धर्म के नाते की ये कहानी दरअसल एक बड़े मकसद से सामने रखी है। एक तराजू में व्यक्ति विकास के सारे विचार रख दीजिए, सारे ग्रंथ रख दीजिए और दूसरे तराजू में भगवान बुद्ध का एक 3 शब्दों का मंत्र दीजिए। मैं समझता हूं तराजू बुद्ध की तरफ झुके। क्या मंत्र था? व्यक्ति विकास का उत्तम मंत्र दिया था, अत्त दीपो भव। मैं समझता हूं कि अत्त दीपो भव से ऊपर व्यक्ति के जीवन के ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। इस मकसद को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं 9 साल पहले चीन के हांगजाओ में हुए एक कार्यक्रम में। चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग तब प्रधानमंत्री नहीं थे। शी जिनपिंग ने एक बड़ी योजना चीन के सामने रख दी थी, चीन को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनाकर पेश करने की योजना। बुद्धं शरणं गच्छामि। ये सिलसिला चल पड़ा। साल 2009 में और फिर साल 2012 में चीन ने वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम का आयोजन जारी रखा। असर ये हुआ कि दुनिया की नज़र में चीन को बौद्ध धर्म के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर प्रचार मिलना शुरू हो गया और वो भारत पिछड़ने लगा, जहां आज से करीब 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव डाली थी। चीन की इस हलचल से भारत सरकार जागी और आयोजन करने शुरू कर दिए। मोदी ने आज जिस कार्यक्रम में शिरकत की है, वैसा ही एक कार्यक्रम करने की कोशिश साल 2011 में यूपीए सरकार ने भी की थी।
यही नहीं, म्यांमार में बौद्ध दर्शन की पढ़ाई करने वालों का सबसे बड़ा सम्मेलन भी भारत की मदद से ही हुआ। लेकिन जैसी चर्चा आज के मोदी के कार्यक्रम को मिल रही है, वैसी तब नहीं मिल पाई। मोदी ने सत्ता संभालते ही चीन की इस कोशिश का जवाब तलाशने का प्रयास शुरू कर दिया था। वो भारत को बौद्ध धर्म के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहते थे और इसलिए अपने पहले विदेश दौरे के लिए उन्होंने भूटान को चुना, जबकि दक्षिण एशिया के बाहर अपने पहले दौरे के लिए जापान को। जापान में मोदी राजधानी टोक्यो के बजाय क्योटो जैसे बौद्ध शहर में ही पहुंचे और वहां के तोजी मंदिर में दर्शन करके दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत को चर्चा में ला दिया। यही नहीं, जब शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो मोदी ने अहमदाबाद में उनके स्वागत के बाद एक बार फिर बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एजेंडे में लाने की कोशिश की। और अब मोदी इसी महीने चीन जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी चीन यात्रा की शुरुआत जियान शहर के ऐतिहासिक पगोड़ा का दर्शन करके करेंगे। जियान शहर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपना शहर है। जियान में मौजूद यह ऐतिहासिक पगोड़ा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और यात्री ह्वेन त्सांग की याद में निर्मित हुआ। ह्वेन त्सांग को भारत में ह्वेन सांग के तौर पर भी जाना जाता है। इससे मोदी और उनकी सरकार को क्या हासिल होगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे को समझना होगा। दरअसल एशिया में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग अपने धर्म की जड़ों को समझने के लिए सैलानी बन जाते हैं। हिंदू के अलावा भारत में ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े लोगों के लिए भले ही कुछ ज्यादा न हो, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई विरासतें मौजूद हैं। जरा देखिए भारत का बौद्ध धर्म से जुड़ाव यानी बौद्ध टूरिज्म सर्किट कैसा है। बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। सारनाथ, जहां उन्होंने पहली शिक्षा दी। राजगीर, जहां वो रहे और भिक्षाटन करते रहे। नालंदा, जहां बौद्ध साहित्य का भंडार था। कुशीनगर, जहां उन्होंने अपना आखिरी वक्त बिताया। कपिलवस्तु, जहां भगवान बुद्ध ने बचपन बिताया। वैशाली, जहां उन्होंने अपना आखिरी प्रवचन दिया। श्रावस्ती, जहां उन्होंने 24 बरस बिताए थे। बुद्धं शरणं गच्छामि। ऐसी 10 अहम जगहों पर मोदी सरकार अब दुनिया भर के बौद्ध सैलानियों को बुलाना चाहती है और इसके लिए बाकायदा बजट के जरिए 500 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। मोदी अपनी इस अहम योजना को परवान चढ़ाने के लिए निजी साझेदारी को भी न्योता दे रहे हैं। इसके बाद मोदी फेज 2 भी शुरू करेंगे, जिसमें 17 राज्यों के बौद्ध स्मारकों को जोड़ा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्यटन विभाग के इस काम को मोदी ने अपने कंधों पर क्यों ले लिया है, तो आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। चीन में साल 2013 के मुकाबले साल 2014 में सैलानियों से होने वाली कमाई में 14% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ भारत में साल 2010 से 2015 के बीच सैलानियों से होने वाली कमाई में सिर्फ 8% का इजाफा होने का अनुमान है। यानी चीन के मुकाबले कमाई में सिर्फ आधी ही बढ़ोतरी। एशिया के दोनों बड़े देश यानी भारत और चीन के बीच बड़ी ताकत बनने की होड़ में इस मोर्चे पर भारत पीछे दिख रहा है और बौद्ध टूरिस्टों के जरिए भारत ये लड़ाई जीतना चाहता है। लेकिन बौद्ध सैलानी ही क्यों? एक और आंकड़ा भी देखिए। अगर दूसरे देशों की बात करें तो बौद्ध सैलानियों के मामले में भारत बेहद पिछड़ा नजर आता है। बौद्ध स्मारकों पर जाने वाले सैलानियों में सबसे ज्यादा थाईलैंड पहुंचते हैं 33%, नेपाल और चीन में 13%, जापान में 10% और कंबोडिया में 7% लोग पहुंचते हैं। भारत में आंकड़ा इससे भी कम है। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक करीब 10 करोड़ चीनी सैलानी दुनिया भर के देशों में गए थे। दरअसल चीन में लोगों की आमदनी बढ़ी है और वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।
दूसरी तरफ भारत में भी बौद्ध सैलानियों का आना कम ही होता है। बौद्ध धर्म मानने वाले चीनी सैलानियों को लुभाने की कोशिश इसी का नतीजा है। मोदी सरकार को सिर्फ सैलानी ही नहीं चाहिए, सरकार को एशिया के उन देशों से भी रिश्तों का नया दौर शुरू करना है जहां की सबसे ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। चीन के अलावा जापान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश नरेंद्र मोदी की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा हैं। साझा सांस्कृतिक विरासत की डोर से बंधी मोदी की अब तक की विदेश नीति भी इशारा करती है कि उन देशों से रिश्ता बनाना है तो बौद्ध धर्म जैसी साझा विरासत की बात तो करनी ही पड़ेगी। शरणं गच्छामि।